वेलकम इन सीडीपी नेशन। आज हम जानेंगे बाल विकास किसे कहते हैं या चाइल्ड डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो मनोविज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। टेट, सुपर टेट, सी टेट, जो भी टेट्स हैं सबके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एक विषय के रूप में जानी जाती है। लोग कहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं आ रहा है या चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है या चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं। यानी ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पूरा का पूरा विषय इसी एक टॉपिक के नाम से भी संबोधित कर दिया जाता है। तो आज देखेंगे बाल विकास में क्या पढ़ा जाता है या किस अवस्था को पढ़ा जाता है या किसका अध्ययन होता है। देखिएगा, जैसे अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे गर्भावस्था, कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। जैसे शैशवावस्था, कौन सी? शैशवावस्था। जैसे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। जैसे किशोरावस्था। उसके बाद क्या रहेगा किशोरावस्था के बाद? जैसे प्रौढ़ावस्था। ठीक, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के बाद, वृद्धावस्था के बाद जर्जरावस्था। जर्जरावस्था के बाद भंडारावस्था। सब संपन्न। ठीक, देखिएगा, अब एक सवाल बनता है जर्जरावस्था क्या है। आप हाई स्कूल में साइंस पढ़े होंगे, आपको हाई स्कूल वाले टॉपिक बताते हैं। आपने हाई स्कूल में टॉपिक पढ़ी होगी दृष्टि दोष, जिसमें 3 तरह के दृष्टि दोष आपको बताए गए होंगे। एक रहा होगा निकट दृष्टि दोष, ठीक, एक था निकट दृष्टि दोष, एक था दूर दृष्टि दोष और एक था जरा दृष्टि दोष। ठीक, अब समझिएगा, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है? निकट की वस्तु दिखती तो है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। ये निकट दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तु दृष्टि मतलब दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जरा दृष्टि दोष में यही था कि जब व्यक्ति की उम्र अधिक हो जाती है, जब वह अत्यंत वृद्ध हो जाता है, तो उसकी आंखों की मांसपेशियों के सूखने के कारण या अत्यंत वृद्ध होने के कारण आंखें कमजोर हो जाती हैं या कम दिखाई देने लगता है, वो होता है जरा दृष्टि दोष। अब देख लेते हैं इन अवस्थाओं की उम्र लगभग क्या होती है। गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था 280 दिन का होता है। देखिए, अवस्थाएं जितनी भी होती हैं, चाहे जो भी कही जाए, वो लगभग में होती हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं। बच्चा अपनी मां के गर्भ में 280 दिन तक होता है, लेकिन लगभग। ये नहीं कि 279 दिन का हुआ है तो पैदा नहीं होगा या 281 दिन का हो गया तो आफत आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग 280 दिन, लगभग 280 दिन का गर्भावस्था। शैशवावस्था को चाहे जन्म से कहिए या 0 से 5 या 6 वर्ष तक। कब तक? 0 मतलब जन्म, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था की बात करें 12 से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था की बात करें तो 18 से 60 वर्ष तक। 18 से 60 वर्ष तक। अब कंफ्यूजन बना। कंफ्यूजन की चीज ये बनती है कि सर 18 से 60 कैसे? 18 से 40 होना चाहिए। देखिए, 18 से 40 की अगर बात करेंगे तो 18 से 40 युवावस्था कहलाती है, 40 से 60 प्रौढ़ावस्था कहलाती है, क्योंकि वृद्धावस्था है। वृद्धा पेंशन याद होगा। वृद्धा पेंशन की अगर बात कही जाए तो वृद्धा पेंशन आपको कब मिलती है? वृद्धा पेंशन मिलती है जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी, तब। वृद्धा पेंशन कब मिलेगी? जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तब। यानी वृद्धावस्था कब से शुरू होगी? तो वृद्धावस्था शुरू होगी 60 साल से लगभग 80 साल तक। अब 80 साल की बात करें, आज की जनरेशन की अगर बात करें तो 80 साल को भी देख पाना बड़े सौभाग्य की बात होगी। लेकिन अपने पूर्वजों की बात करें, हमारे पूर्वज कितने श्रेष्ठ थे। उनका खान पान परिश्रम इस कोटि का था कि 100 तो उनकी एवरेज उम्र हुआ करती थी। आपको याद होगा एक विधा चलती थी, आश्रम
आश्रम व्यवस्था, ठीक, आश्रम व्यवस्था, इसमें आपको पता है 100 वर्ष को 4 भाग में बांटा गया था, 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष और 75 से 100 वर्ष। ये आयु बांटी गई थी। 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। तो एक ये चीज तो समझ में आ रही होगी बिल्कुल कि लगभग 100 वर्ष तक की आयु हुआ करती थी, लेकिन आज अपने गांव मोहल्ले में देख लीजिए 100 वर्ष की आयु पूरा करने वाला व्यक्ति गिना चुना होगा। तो जब 80 वर्ष से अधिक की बात करें तो 80 वर्ष से लेकर मृत्यु तक, 80 वर्ष से लेकर मृत्यु तक प्राणी क्या कहलाएगा? जर्जरावस्था। अब आते हैं बाल या बाबू कहने पे, तो बाबू आप किसको किसको कह दीजिएगा? मोबाइल फोन वाले बाबू की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जिसको आप खिलाते समय बाबू कहते हैं। देखिए, क्या गर्भावस्था के बच्चे को आप बाबू कह सकते हैं, बालक कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, जो भी माँ है उनकी बात कर रहे हैं, जब माँ डॉक्टर के पास जाती है अपने गर्भावस्था की परिस्थिति में और जांच करवाती है, तो डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा यानी बाबू चल फिर रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं। जब वो घर पे आती है तो उससे लोग बड़े प्रेम से पूछते हैं कि सब कुशल मंगल है, बाबू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। गर्भावस्था के व्यक्ति को भी बाबू या बालक की संज्ञा दी जाती है, तो गर्भावस्था के व्यक्ति को बालक कहा जाता है। अब बालिकाएं दुविधा में न रहें कि ऐसा क्यों कहा गया, बालिका क्यों नहीं कहा? बालिका भी कह सकते हैं, लेकिन बालक एक सामान्य शब्द में आता है, ये झगड़ा बाद में बताएंगे। गर्भावस्था के व्यक्ति को बालक कह सकते हैं, शैशवावस्था के व्यक्ति को बालक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। शैशवावस्था के व्यक्ति को भी बालक कहते हैं। बाल्यावस्था, ये तो नाम ही है, बाल्यावस्था के व्यक्ति को भी बालक कहते हैं। किशोरावस्था 18 साल तक यानी हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाले बच्चे को क्या आप बालक कह सकते हैं? बिल्कुल बालक कह सकते हैं। अब आइएगा 18 से 60, 18 से 60 वाली उम्र को आप बाबू कह सकते हैं क्या? जिसकी शादी हो गई, जिसके बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे, 60 साल की उम्र है, बच्चों की भी शादियां हो जाएंगी इसी उम्र में, क्या अब आप उनको बालक कहेंगे? आप अपने पड़ोस के किसी चाचा, किसी भैया को जिनकी उम्र 30 साल 40 साल होगी, आप उनको एक बार कहिए बेटा यहाँ आओ, तब समझ में आएगा बाबू कह सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं। प्रौढ़ावस्था को नहीं कह सकते, जब इसको नहीं कह सकते वृद्धावस्था बिल्कुल नहीं कह सकते, जर्जरावस्था इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ठीक, तो अब देखिएगा बाल विकास की बात करें तो कितनी अवस्थाएं शामिल हो गई? 4, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 4 ऐसी अवस्थाएं मिली जिनमें रहने वाले व्यक्ति या जिस आयु वर्ग के व्यक्ति को हम बालक की संज्ञा दे सकते हैं। बाकी को इरेज कर देते हैं, इन्हीं 4 पर बात करते हैं। ठीक, इन्हीं 4 पर बात करते हैं। देखिएगा, अब इसमें सीटेट का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बाल्यावस्था किस क्रम की अवस्था है? बाल्यावस्था किस क्रम की अवस्था है? तो बताइए बाल्यावस्था किस क्रम की अवस्था है? सही उत्तर क्या है बताइएगा, जल्दी से बताइए। बाल्यावस्था किस क्रम की अवस्था है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी है बाल्यावस्था? बताइएगा। बाल्यावस्था पहली अवस्था है या बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है या बाल्यावस्था तीसरी अवस्था है? बड़ा आसान लग रहा होगा इसका जवाब देना, तुरंत बताइए। तीसरी अवस्था है या बाल्यावस्था चौथी अवस्था? बताइएगा क्या है? बाल्यावस्था पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है या चौथी अवस्था है? बताइएगा। देखिएगा, तो बाल्यावस्था दिख रहा होगा कि तीसरी अवस्था है। कौन सा है? तीसरी। पहली, दूसरी और तीसरी, लेकिन सही जवाब क्या है? सही जवाब है बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है। बाल्यावस्था दूसरी अवस्था है। कैसे? ये देख लीजिए, यहां एक डेट लिखी हुई है 0। ठीक, 0 का मतलब शुरुआत, यही ना? जब आप किसी वस्तु की गणना करते हैं, कोई गिनती करते हैं, तो आधार मानते हैं 0। आप लोग अपना जन्मदिन मनाते होंगे, जैसे मान लेते हैं किसी का जन्मदिन अगर 26 जनवरी को पड़ता है, ठीक, आप में से कई लोग होंगे।
अगर 26 जनवरी को जन्मदिन वो मनाता है तो इसका मतलब क्या है? क्या उसकी शुरुआत या उसका मूल 26 जनवरी है? बिल्कुल नहीं। आप 26 जनवरी को ही अपना जन्मदिन मनाते हैं, न कि 9 महीने पहले से। आपको 26 जनवरी को नहीं बल्कि 9 महीने पहले मनाना चाहिए, क्योंकि आपका अस्तित्व शुरू हुआ था 9 महीने पहले, लेकिन यहां से नहीं, आपकी गिनती यहां से होती है जन्म लेने के बाद। ठीक, तो जब अवस्था की बात करेगा, जब गिनती की बात करेगा तो अवस्था काउंट होगी 0 से। 0 मतलब शैशवावस्था से। तो शैशवावस्था पहली, बाल्यावस्था दूसरी, किशोरावस्था तीसरी। अब बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, कि चाइल्ड डेवलपमेंट में अध्ययन किसका किया जाता है? तो भाई सब्जेक्ट का नाम ही है चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें अध्ययन करेंगे चाइल्ड का। और हाँ, इस आयु वर्ग के बच्चे को चाइल्ड के नाम से संबोधित कर सकते हैं या बालक के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अब एक सवाल देखिएगा, सवाल बनेगा कि बाल विकास का प्रारंभ कहां से होता है, यानी इस विषय का प्रारंभ कहां से होता है? तो इस विषय का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, और अध्ययन कब तक किया जाता है? किशोरावस्था तक। अध्ययन कब तक होता है? किशोरावस्था तक। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अन्यथा समझ लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। देखिए, सवाल आपसे पूछा गया था कि बाल विकास की शुरुआत या प्रारंभ कब से माना गया है? तो बाल विकास का प्रारंभ माना गया है गर्भावस्था से। कब से? गर्भावस्था से। सवाल सुनिएगा, बाल विकास क्या है? तो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक या व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों का, किसका अध्ययन करेगा? परिवर्तनों का। परिवर्तनों का अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। कहां से कहां तक? गर्भावस्था से प्रारंभ करके किशोरावस्था तक बालक या व्यक्ति में होने वाले, बालक या व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों का व्यवस्थित व गहन अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। परिवर्तित, व्यवस्थित व गहन अध्ययन ही बाल विकास कहलाता है। ठीक, अब आगे चलें। चलिए देख लेते हैं बाल विकास के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातें। ठीक, स्पेशली बात करते हैं क्रो एवं क्रो की। किसकी? क्रो एवं क्रो की। इन्होंने कहा कि गर्भावस्था से प्रारंभ करके परिपक्वावस्था, देखिए इन्होंने एक वर्ड यूज किया, परिपक्वावस्था। ये परिपक्वावस्था क्या है? परिपक्वावस्था मतलब वही किशोरावस्था। ठीक है, परिपक्वावस्था मतलब किशोरावस्था, बस इन्होंने दूसरे शब्द का प्रयोग किया है। देखिए आयोग आपसे कुछ ऐसा नहीं पूछेगा जो आप नहीं जानते हैं। साइकोलॉजी सबसे आसान विषय है, क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन पर आधारित है। आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, इसकी बात करता है, सिर्फ शब्दों का खेल है। शब्द ये इतने टेढ़े टेढ़े पूछेगा कि आप भ्रमित हो जाएं, इसका काम ही यही है। देखिएगा, गर्भावस्था से प्रारंभ करके परिपक्वावस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। कहां तक के? गर्भावस्था से प्रारंभ करके परिपक्वावस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या कहा? ये सवाल बहुत पूछा जाता है, घुमा फिरा के कुछ न कुछ अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके पूछता है, स्पेशली सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है? व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। क्या है? वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल है। मतलब क्या है? इन्होंने कहा जो व्यक्ति का विकास है, जो व्यक्ति का विकास है, विकास किसके बराबर होता है? तो विकास वंशानुक्रम, क्या? वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। वातावरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसको अगर अंग्रेजी में कहेंगे क्या कहेंगे? विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। और वंशानुक्रम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम को कहते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी। और वातावरण को इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट। वातावरण को क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट। इसका साइड कर दीजिए तो साइड क्या बनेगा? D इज इक्वल टू H इंटू E।
D इज इक्वल टू H इंटू E। इसको याद रखिएगा, ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी वुडवर्थ ने। D इज इक्वल टू H इंटू E किसने कहा था? वुडवर्थ ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है, योगफल नहीं बल्कि गुणनफल होता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन को। जब आपसे पूछा गया कि व्यक्ति की उत्पत्ति कहां से शुरू होती है या मानव की उत्पत्ति कहां से शुरू होती है, सही जवाब था व्यक्ति का विकास या उसकी उत्पत्ति संयुक्त कोष से प्रारंभ होती है या होता है, संयुक्त कोष से प्रारंभ होता है। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोष का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए, कोष का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए, अंश। कोष का मतलब समझ लीजिएगा अंश। मत जाइए पूरी मीनिंग ढूंढने में कि इसका मतलब क्या होता है, कोष का मतलब भंडार होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं। सीधी सी चीज, कोष का मतलब अंश। अब आप बताइए सामान्य शब्दों में आप किसके अंश हैं? किसके अंश हैं? सही सही ईमानदारी से बताइए। तो आप यही जवाब देंगे ना कि हम अपने माँ बाप के अंश हैं। ठीक, हम अपने माँ बाप के अंश हैं। भाई सिर्फ माँ ने आपको पैदा नहीं किया, सिर्फ पिता ने आपको पैदा नहीं किया, बल्कि इनके संयोग से आपका जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है या सबका जन्म हुआ है। ठीक, तो संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब होता है कम से कम दो या अधिक लोगों के मिलने से उत्पन्न बनी परिस्थिति। और जो हम लोगों के जन्म की परिस्थिति बनती है वो दो लोगों के मिलने से बनती है, एक हमारी माँ और एक हमारे पिता। चाहे वो आपकी माँ आपके पिता हो या हमारे माँ हमारे पिता हो, ठीक, किसी के भी हो। तो व्यक्ति के बनने की शुरुआत कहां से होती है? कोष यानी अंश के जुड़ने से। कौन कौन से अंश? एक माँ का अंश और एक पिता का अंश। ठीक, आपकी रचना कैसे हुई? दो लोगों के संयोग से हुई, एक आपकी माँ और एक आपके पिता। तो एक माँ की बात कर लेते हैं और इसे कहा जाता है मातृकोश, यानी माँ का अंश। ठीक, मातृकोश। और दूसरा किसका अंश? पितृकोश। ठीक, दूसरा क्या होगा? पितृकोश। ठीक, अब आते हैं गुणसूत्र। थोड़ी सी बात कर लेते हैं गुणसूत्र की। तो जरा बताइएगा, तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या 46 होती है? क्या 23 जोड़े होती है? ठीक, 46 होती है या 23 जोड़े होती है? यही सही है, यही सही है ना। अगर हम यह कह दें कि ये पूरा का पूरा गलत है, तब अगर हम यह कह दें कि ये पूरे का पूरा गलत है, तब क्या करिएगा? चलिए एक एग्जांपल बताते हैं, देख लीजिएगा, समझिए। अगर ये चीज कहें कि मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, चलिए इसी बात को मानते हैं कि 46 होते हैं। हमने कहा कि मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। कहां होते हैं? पूरे शरीर में होंगे। पूरे शरीर का मतलब हमारे इस हाथ में भी होंगे, गुणसूत्र हमारे इस हाथ में भी होंगे। अगर इस हाथ को यहां से काट दें तो क्या गुणसूत्र निकल गए? कुछ तो घटेगा। ये जानते हैं कि पूरा नहीं गायब हो जाएगा, कुछ तो घटेगा। क्या कोई गुणसूत्र कम होगा? अगर किसी व्यक्ति का हाथ कट जाए तो क्या कोई गुणसूत्र कम होगा? आप बिल्कुल जानते हैं कि नहीं कम होगा। तो क्या ये गुणसूत्र कहीं किसी अंग विशेष में है? कोई ऐसा अंग दिमाग में है, पेट में है, ठीक, सीने में है या हाथ में है, गले में है, कहां है? कोई एक ऐसा अंग है, कोई एक ऐसा हिस्सा है जहां पर ये 46 गुणसूत्र या 23 जोड़े गुणसूत्र है? कोई एक ऐसा? देखिए अब जवाब सुनिएगा। मानव में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती, ठीक, मानव में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती, ठीक, बात को समझिएगा। मानव में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं और प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, बात को समझिए। प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी ये तो मानव की बात कही गई थी, है ना। ये कहा गया था मानव में, ठीक, मानव में लाखों कोशिकाएं हैं। तो अब जब लाखों कोशिकाएं हैं तो जब मानव में गुणसूत्रों की बात करेंगे तो इसी लाखों से गुणा कर देंगे ना।
जब इसी लाखों से गुणा करेंगे तो कोशिका गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? तब गुणसूत्रों की संख्या 46 नहीं बल्कि गुणसूत्रों की संख्या करोड़ों में जाने लगेगी। बात को समझिएगा। अब अगर कहा जाए कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र हैं, तो अब आपको अच्छे से पता है कोशिका सिर्फ हाथ में नहीं है, सिर्फ शरीर में नहीं है, सिर्फ चेहरे पर नहीं है, बल्कि कोशिका शरीर के हर भाग में है। अब किसी इंसान की इतनी छोटी सी अगर टुकड़ी या बोटी कर देंगे तब भी उस टुकड़े में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस टुकड़े में एक कोशिका मिलेगी और उस कोशिका में 46 गुणसूत्र मिलेंगे। ध्यान से देखिए और समझिएगा। जब पूछा जाता है कि मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या बराबर, तो ये पूछा जा रहा है कि मानव में एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ठीक, ये नहीं पूछा जा रहा कि टोटल कितनी होती है। टोटल जोड़ने लगेंगे तो उसकी गिनती नहीं, क्योंकि कोशिकाओं की गिनती निश्चित नहीं है। कोशिकाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, जन्म लेती हैं, मरती रहती हैं। जब कोशिकाएं निश्चित नहीं है तो गुणसूत्र कैसे निश्चित होंगे? नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब भी पूछा जाए कितने गुणसूत्र हैं, तो एक कोशिका के परिदृश्य से पूछा जा रहा है, तो कितने गुणसूत्र होंगे? 46। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, कुल गुणसूत्रों की अगर बात करें तो कितने गुणसूत्र? 46। और इसी को अगर जोड़े में कर दिया जाए तो भागे तो, यानी दो दो का जोड़ा होगा। जब जोड़े में कर देंगे तो कितना होगा? 23 जोड़े। कितना होगा? 23 जोड़े। तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 और जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े। लेकिन क्या सभी एक जैसे हैं? नहीं। 22 जोड़े यक्ष के फॉर्म में है। 22 जोड़े ऐसे हैं जो महिला और पुरुष में यक्ष के रूप में मिलते हैं, लेकिन 23वां जोड़ा ऐसा है जो अलग अलग होता है। 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। तो 22 जोड़े समान होते हैं। ठीक, 22 जोड़े समान, अभी हम लिखा देंगे या लिख देंगे। 22 जोड़े समान होते हैं, 23वां जोड़ा अलग होता है। अब ये 23वां जोड़ा अलग होता है जो आपके लिए एक सवाल बना देता है, एक सवाल खड़ा करता है। कहा जाता है कि ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जिसे लिंग निर्धारक गुणसूत्र कहते हैं? तो लिंग निर्धारक गुणसूत्र कौन सा है? लिंग निर्धारक गुणसूत्र है 45 और 46। 45 और 46, और 45 और 46 का मतलब 23वां जोड़ा। 23 जोड़ा नहीं, 23वां जोड़ा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करते हुए 23वां जोड़ा। 23 जोड़ा कभी मत कहिएगा। 23 जोड़ा का मतलब 1 से लेकर 23 तक सब आ जाएंगे। 23वां है, क्रम से है। ठीक, तो वो 23वां जोड़े गुणसूत्र की बात करेंगे। देखिएगा, 23वें जोड़े या 23वां कर लेते हैं। ठीक है, 23वें से बेहतर है 23वां कर लेते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र, क्या चीज? 23वां जोड़ा गुणसूत्र किसका? मातृकोश का, यानी मां का। तो 23वां जोड़ा गुणसूत्र मां का क्या होगा? यक्ष होगा। 23वां जोड़ा गुणसूत्र मां का क्या होगा? यक्ष होगा। और वहीं पर अगर 23वें जोड़े की बात कही जाए पिता में, ठीक, 23वां जोड़ा गुणसूत्र, 23वां जोड़ा गुणसूत्र किसमें? पिता में। तो पिता में क्या होगा? XY। पिता में XY हो। अब चलिए इनकी उम्र जरा सा घटाते हैं। ठीक, उम्र घटा लीजिए, अपनी मां की उम्र घटाइए। भाई आपका बचपन आपकी मां ने देखा है, अपनी गोद में खिलाई है, आपको दूध पिलाई है, पाल पोस के इतना बड़ा की है। ठीक, आज आप इस काबिल हैं कि अपने परिश्रम के माध्यम से अपने माता पिता को सुख प्रदान कर सकते हैं या उनको गौरवान्वित करने के लिए सक्षम हैं। पूरा उस योग्य हैं कि आप उनको गौरवान्वित महसूस करा सकते हैं। अब बात करते हैं उनके छोटे हुए। सोचिए आपकी माँ छोटी है, छोटी का मतलब छोटी बच्ची है, और छोटे पे चलते हैं तो और छोटी। चलिए उस दिन चलते हैं जिस दिन आपकी नानी को लोग बधाई दिए होंगे आपकी माँ के पैदा होने। ठीक, बस इमेजिन करिए आपकी माँ अभी पैदा हुई है। अब इसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं या इसी शख्स की बात कर रहे हैं। जब इन्हीं को हम छोटा करते हुए चले जाएंगे तो जिस दिन पैदा हुई है क्या गुणसूत्र बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जब जिस दिन ये पैदा होंगी उस दिन ये कहलाएंगी क्या या किस रूप में होंगी? माँ तो आज न है, मातृ तो आज न है, लेकिन जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन क्या कहलाई थी? बेटी। क्या है ये बेटी है या पुत्री है?
ठीक, बेटी या पुत्री हैं। बात करें बेटी और पुत्री के बनने की या रचना की, तो जब मां के यक्ष गुणसूत्र आते हैं और पिता से भी यक्ष गुणसूत्र मिलते हैं, ठीक है, जब मां और पिता दोनों के यक्ष गुणसूत्र मिलते हैं या यक्ष गुणसूत्रों का संयोग होता है, तब क्या बनता है, तब गर्भ में पलने वाली संतान बेटी या पुत्री होती है। ठीक, तब गर्भ में पलने वाली संतान बेटी या पुत्री होती है। बस इतना ध्यान में रहे कि अगर वो महिला वर्ग से है, चाहे वो दादी हो, नानी हो, काकी हो, बेटी हो, भाभी हो, मौसी हो, दीदी हो, कोई भी हो, अगर वो महिला वर्ग से हैं तो उनमें गुणसूत्र क्या होगा, 23वां जोड़ा यक्ष यक्ष होगा। ठीक, याद रहेगा। आगे देखते हैं, अगर अब भाई मां के पास कुछ है नहीं, मां के पास यक्ष यक्ष ही है, ये बेटी की कंडीशन में भी यक्ष की भूमिका निभाएंगी और बेटे की कंडीशन में भी यक्ष की भूमिका निभाएंगी। अगर मां द्वारा यक्ष आता है, ठीक, मां द्वारा यक्ष आता है और पिता द्वारा वाई आता है, ठीक, मां द्वारा यक्ष और पिता द्वारा वाई आएगा, तब ये क्या होगा, तब ये बनेगा बेटा या पुत्र। तब ये क्या बनेगा, बेटा या पुत्र बनेगा। ठीक है, तो बेटा या पुत्र बनने की कंडीशन क्या है, पिता के यक्ष क्रोमोसोम और मां के वाई क्रोमोसोम के मिलने से या इनके कंपाउंड से बनेगा बेटा या पुत्र। चलिए समाज की एक विडंबना बताते हैं, पहले इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि यक्ष यक्ष गुणसूत्र किसमें होता है, बेटी में या पुत्री में, और यक्ष वाई किसमें होता है, बेटे में या पुत्र में। यक्ष यक्ष गुणसूत्र होता है मां में और यक्ष वाई गुणसूत्र होता है पिता में। चलिए एक विडंबना की बात करते हैं। विडंबना की बात करें तो आपने समाज के ऐसे हिस्से को भी देखा होगा जहां पर पुत्र न पैदा हो तो बहू से लोग नफरत करने लगते हैं। बहू से लोग नफरत करते हैं कि सिर्फ बेटी जन्मती चली जा रही है, सिर्फ बेटी जन्म रही है। ठीक, उस मां से नफरत करते हैं जिसने बेटी को जन्म दिया है। अब आप खुद से बताइए, कोई संतान बेटी होगी या बेटा होगा, इसका असली जिम्मेदार कौन है? देख लीजिए, बिल्कुल आपके सामने ये सिद्धांत है। इसका असली जिम्मेदार बाप होता है, पिता होता है, न कि मां होती है। ठीक है, इसका जिम्मेदार पिता होता है। अगर इतनी गिरी सोच है कि बेटा या बेटी के पैदा होने पर माँ बाप या अभिभावक से नफरत करनी है, अगर इतनी गिरी सोच बन भी जाती है कि नफरत करनी है, तो ये पर्सन चुनिए। ठीक है, पिता से नफरत करेंगे तो कुछ हद तक तो जायज रहेगा कि भाई इसका जिम्मेदार वही है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी धूर्तता है कि मां से लोग नफरत करने लगते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। गुणसूत्र की बात करते हैं। ठीक है, गुणसूत्र की बात अगर करें तो देख लेते हैं गुणसूत्र क्या और कैसे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या पर। देखिएगा, मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितना, कुल गुणसूत्रों की संख्या, अभी हमने कहा ना कुल गुणसूत्र वैसे एक्चुअल में तो लाखों करोड़ों में होते हैं, लेकिन जब कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, एक कोशिका के परिदृश्य से पूछा जा रहा है या एक कोशिका को आधार मान के पूछा जा रहा है, तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी, मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46। जोड़े में बांट देते हैं तो मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 23 जोड़े। कितनी, 23 जोड़े। ठीक, अब महिला तथा पुरुष में समान गुणसूत्रों की संख्या, समान यानी बराबर, जैसी पुरुष में है वैसी ही महिला में है, तो महिला तथा पुरुष में समान गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, समान गुणसूत्रों की संख्या होती है 44। कितनी होती है, 44। जोड़े में बदल दीजिए, कितने जोड़े, 44 को अगर आप जोड़े बदलेंगे तो कितने जोड़े होंगे, 22 जोड़े। ठीक, 22 जोड़े। अब महिला तथा पुरुष में असमान गुणसूत्रों की संख्या, इसकी असमान गुणसूत्रों की संख्या, तो असमान गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात कही जाए, संख्या असमान गुणसूत्रों की संख्या कितनी, असमान गुणसूत्रों की संख्या 2। अब कंफ्यूज मत होइएगा, सुनिएगा, असमान गुणसूत्रों की संख्या 2। 2 में कौन, अरे 2 में वही 45 और 46। 45 और 46।
45 और 46 मतलब कौन, 22 जोड़े तो समान हो गए, यानी यही है 23वां जोड़ा। ठीक है, 23वां जोड़ा। बात समझ में आई? देखिएगा, अगर कहे कि असमान गुणसूत्रों की संख्या, तो संख्या दो, कौन कौन से, 45वां और 46वां। ठीक, कौन कौन सा गुणसूत्र, 45 और 46 गुणसूत्र, तो दो हो गए। अब जब ये दो हुए तो मिल करके बनाएंगे एक जोड़ा, कौन सा जोड़ा, 23वां जोड़ा। ठीक है, 23वां जोड़ा बनेगा। अब बात करते हैं लिंग निर्धारक गुणसूत्र की। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि 22 जोड़े तो समान होते हैं, एक जोड़ा या दो संख्या में अगर कहें तो दो या एक जोड़ा, अंतिम वाला या 23वां जोड़ा ऐसा होता है जो बालक के बेटा होने या बेटी होने का निर्धारण करता है, यानी लिंग का निर्धारण करता है कि वो स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग होगा। ठीक, स्त्रीलिंग होगी या पुल्लिंग होगा। अगर यक्ष से यक्ष मिल गए तो क्या बनेगा जी, यक्ष से यक्ष मिलने से क्या बनेगा, बेटी बनेगी। और अगर यक्ष वाई मिल गए तो क्या बनेगा, बेटा बनेगा। यानी 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या कहलाता है, लिंग निर्धारक गुणसूत्र। तो यहां हम कह सकते हैं 45 और 46। ठीक, लिंग निर्धारक गुणसूत्र कौन है, 45 और 46। और इसी 45 और 46 को कह सकते हैं ना 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा गुणसूत्र। क्या चीज, 23वां जोड़ा गुणसूत्र। ठीक, देखिए आज हमने क्या पढ़ा, आज बाल विकास के बारे में जाना कि बाल विकास किसे कहते हैं, क्रो एवं क्रो ने किसे बाल विकास कह दिया। अच्छा, क्रो एवं क्रो की बात आती है तो क्रो एवं क्रो कौन है, ये दोनों आपस में पति पत्नी थे, हमने बताया भी था, फिर से बता दे रहे हैं। ये दोनों आपस में पति पत्नी थे, जिसमें से एक का नाम एलिस क्रो था और दूसरे का नाम लिस्टर क्रो था। ठीक है, ये दोनों आपस में पति पत्नी थे। यहां से सवाल नहीं आता। बहरहाल हमने क्रो की बात कही, वुडवर्थ की बात कही। वुडवर्थ में ये था कि उन्होंने कहा कि बाल विकास जो है या व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक, गुणसूत्रों की बात की, यक्षवाई की बात की, बेटा बेटी के बनने की बात की, जिम्मेदार की बात की। जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदार पिता होता है। माँ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती कि पैदा होने वाली संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी। ठीक है, जो आज टॉपिक पढ़ाई गई है इसमें कहीं से कोई संशय हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली वीडियो में उसका निराकरण हम जरूर करेंगे। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।